महाशिवरात्रि आज महाकाल के पट खुलेंगे। भक्तों को लगातार 44 घंटे दर्शन। विश्वनाथ मंदिर के बाहर कतार में 2 लाख श्रद्धालु। पीएम मोदी आज से 2 दिन के असम दौरे पर, अरुणाचल दौरे पर, काजीरंगा नेशनल पार्क में सफारी पर जाएंगे। 18,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे। पहले नेशनल क्रिकेटर्स अवार्ड आज भारत मंडपम में होगा आयोजन। पीएम मोदी 20 कैटेगरी में 23 विनर्स को पुरस्कार देंगे। केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा। उज्ज्वला योजना पर 300 रुपए सब्सिडी 1 साल में बढ़ी। 10 करोड़ परिवार को फायदा। आज गोरखपुर में सीबीजी प्लांट का लोकार्पण होगा। सीएम करेंगे लोकार्पण। 165 करोड़ के निवेश से लगा है प्लांट। 4 दिनों तक कई बड़ी सौगातें। यूपी में 8,000 से ज्यादा मदरसे होंगे बंद। एसआईटी की जांच के बाद योगी सरकार का बड़ा फैसला। नेपाल सीमा से सटे जिलों में संख्या अधिक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। वक्त हो गया है खबर उत्तर प्रदेश का, माफ कीजिएगा, देश की बात का, और हम बात करेंगे इसमें महाशिवरात्रि की। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने महाशिवरात्रि की बधाई दी है। आपको बता दें कि महादेव के उपासना के साधकों के दुख का अंत होता है। सीएम ने कहा, शिव विषम परिस्थितियों में अविचल रहने की सीख देते हैं। सीएम की तरफ से कहा गया है, हम उपेक्षित व बेसहारा लोगों की सेवा का संकल्प ले। सीएम की तरफ से इस तरह का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि राजस्थान के सीएम ने महाशिवरात्रि की बधाई दी है। जयपुर में उन्होंने कहा कि शिव हमेशा सभी लोगों के साथ रहते हैं। विषम परिस्थितियों में भी शिव साथ देते हैं। महादेव की उपासना से साधकों के दुख का अंत होता है। सीएम भजनलाल शर्मा ने शिवरात्रि की बधाई दी है। महादेव की उपासना साधकों के दुख का अंत होता है। बधाई देते हुए कहा सीएम ने, शिव विषम परिस्थितियों में अविचल रहने की सीख देते हैं। खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा ने शिवरात्रि की बधाई दी है। महादेव की उपासना से साधकों के दुख का अंत होता है। सीएम ने कहा, भगवान शिव विषम परिस्थितियों में भी अविचल रहने की सीख देते हैं। हम उपेक्षित व बेसहारा लोगों की सेवा का संकल्प लें। सीएम भजनलाल शर्मा की तरफ से कहा गया। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और महाशिवरात्रि की धूम हर जगह देखी जा रही है और सीधा आपको ले चलते हैं काशी, जहां पर भोले के भक्तों की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो भोले के भक्त हैं, भगवान शंकर के जो भक्त हैं, वो उनके अभिषेक के लिए किस तरह से इकट्ठा हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में एक के बाद एक जो शिव के भक्त हैं वो उनका जलाभिषेक कर रहे हैं, उनका अभिषेक कर रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर काशी में किस तरह से भक्तों की भीड़ उमड़ी है और भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए लगातार भक्त जो हैं शिव मंदिर पहुंच रहे हैं।
बाबा विश्वनाथ धाम में लगातार जलाभिषेक किया जा रहा है शिव। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आज काशी में भक्तों की भीड़ उमड़ी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि लगातार जो भक्त हैं वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और वहां पर उनका जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। राजधानी लखनऊ में भी बुद्धेश्वर मंदिर में भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। आपको बता दें रात 2 बजे से भक्तों की लाइन लगी हुई है और श्रद्धालु जो हैं वो भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए लगातार लाइन में लगे हुए हैं। रात 2 बजे से श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है गजब उत्साह। हिंदी मान्यताओं के अनुसार काफी पुराना मंदिर है बुद्धेश्वर मंदिर। लखनऊ के बुद्धेश्वर मंदिर से आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर रात 2 बजे से ही भक्तों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए लोग लंबी लाइनों में खड़े हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। मान्यताओं के अनुसार काफी पुराना है बुद्धेश्वर मंदिर। रात 2 बजे से लगी भक्तों की लाइन। बुद्धेश्वर मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए रात 2 बजे से भक्त कतार में खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको भगवान शिव का जलाभिषेक करने को मिले। लखनऊ से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बुद्धेश्वर मंदिर से जहां पर भक्तों की लंबी लाइन लगी हुई है। तकरीबन रात 2 बजे से ये भक्त जो हैं वो कतार में खड़े हुए हैं इस इंतजार में कि कब उनको भगवान शिव के जलाभिषेक करने का मौका मिले। आप देख सकते हैं कि जो भक्त हैं वो भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं और मंदिर में जलाभिषेक कर रहे हैं और बाहर जो भक्त हैं वो नाचते गाते हुए वहां पर पहुंच रहे हैं। जो ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है आप देख सकते हैं कि भोले के भक्तों में किस तरह से उत्साह दिखाई दे रहा है। एक के बाद एक भक्त जो है वो जलाभिषेक कर रहे हैं भगवान शिव का। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। आज महाशिवरात्रि का पर्व है जहां देश भर में प्रसिद्ध शिव मंदिर और मठों में भक्तों का हुजूम है तो बाबा के दरबार में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। हम आपको देश और दुनिया में प्रसिद्ध बाबा महाकाल और बाबा विश्वनाथ के दर्शन कराते हैं। देखिए तस्वीरें।
पहली दफे। अच्छा, क्या बजे उठाई थी और कितने बजे आ गए थे? 4 बजे उठाई, 9 बजे आ गए यार। यहाँ खेड़ेश्वर पे कितने बजे से? खेड़ेश्वर पे कितने बजे से आप? खेड़ेश्वर पर 9 बजे। 9 बजे आ गए थे। चल चढ़ा लिया आपने? नहीं अभी? नहीं, अच्छा, भीड़ कैसी है? भीड़ बहुत है। यहाँ का जो प्रशासन है, मंदिर का कैसी व्यवस्था है उसकी? अब बेचारे वो क्या करेंगे, अब समझता ही नहीं है, बहुत भीड़ है, ज़्यादा भीड़। क्या नाम है आपका? हेमलता, कहाँ की रहने वाली है? गौशाला निरंजनपुरी। अच्छा, ये बताइए कितने सालों से कांवड़ ला रही है? वो 3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए। वजह क्या, क्यों लाती है? ये जो अपनी इच्छा होती है पूरी होती है तो इस वजह से लाते हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि वहाँ से कहाँ से लेके आती है? कहाँ से लेके आती है कांवड़? रामघाट रोड से। रामघाट रोड। रामघाट से जब आप कांवड़ उठाते हैं, कितने बजे उठाई थी आप? 6 बजे। अलीगढ़ क्या बजे पहुँची? 7 बजे। खेड़ेश्वर में कितने बजे कांवड़ चढ़ाई आपने? कावड़ में अभी चढ़ा के आई हूँ। बिल्कुल। नहीं, भीड़ बहुत है, टाइम ही लगेगा। आ तो बहुत देर की गई थी। हाँ, आप देख सकते हैं कि किस तरह से भोले के जो भक्त हैं वो उनका जलाभिषेक करने के लिए पूरी श्रद्धा के साथ मंदिरों में पहुंचे हैं। और आज जो महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर पूरे देश भर में मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। रात से ही श्रद्धालु मंदिरों में भगवान शिव के दर्शन पूजन के लिए पहुंचे हैं। यूपी के और एमपी के मंदिरों में भी आस्था देखने को मिली है, जहां श्रद्धालुओं ने अपने आराध्य भोले का पूजन कर आशीर्वाद मांगा है। आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये प्रयागराज से हैं, जहां पर जो भोले के भक्त हैं वो उनके दर्शन पूजन के लिए पहुंचे हैं। तो वहीं वाराणसी में भी भोले के जो भक्त हैं वो भी वहां पर दर्शन पूजन, उनके जलाभिषेक के लिए पहुंचे हैं। लखनऊ में भी आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अच्छा, कितने बजे आपने कांवड़ चढ़ाई थी? कावड़ हमने 12 बजे। पब्लिक कैसी है यहाँ? पब्लिक बहुत है सर, बहुत पब्लिक है। की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। आप देख सकते हैं कि रात से ही लंबी कतार में खड़े होकर भोले के दर्शन पूजन के लिए भक्त जो हैं इंतजार करते हुए दिखाई दिए। और आज सुबह से ही भोले के जलाभिषेक के लिए लंबी कतारों से गुजरकर जो भक्त हैं वो मंदिर पहुंच रहे हैं और भोले का जलाभिषेक कर दर्शन पूजन कर रहे हैं और अपनी जो इच्छाएं हैं उसको भोले के सामने प्रकट कर रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि शिव मंदिरों में किस तरह से जनसैलाब उमड़ा है, शिव भक्तों का जनसैलाब उमड़ा है और शिव के दर्शन के लिए, उनके दर्शन पूजन के लिए जो भक्त हैं वो आए हैं। अध्यक्ष जी, ये बताइए किस तरह की व्यवस्था की गई है इस टाइम खेड़ेश्वर मंदिर पे? कहाँ से क्या फोर्स लगाया है? किस तरह की आपकी जो व्यवस्था है वो क्या है? हमारी जो मंदिर की व्यवस्था है वो कांवड़ियों का द्वार अलग से व्यवस्था की गई है, आम पब्लिक के लिए अलग से व्यवस्था दी गई है। और क्या क्या है? और पानी टंकी की व्यवस्था की गई है, यात्रियों के लिए रहने बैठने की सुविधा दी गई है और अच्छी लाइटें लगाई हैं, बढ़िया तरीके से प्रबंध किया गया है और सही तरीके से चल रहा है। पुलिस की तरफ से आपको क्या सहयोग मिला? किस तरह की व्यवस्था है? पुलिस की तरफ से भी व्यवस्था सही चल रही है अभी तक।
आप देख सकते हैं कि आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। प्रयागराज से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वाराणसी से भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं भोले के भक्तों की। और वहीं राजधानी लखनऊ में भी मनकामेश्वर मंदिर हो या फिर बुद्धेश्वर मंदिर, दोनों जगहों पर जो भोले के भक्त हैं रात 2 बजे से ही खड़े हैं। कितने सालों से आप कांवड़ ला रही हैं? यही 4-5 साल। कितने बजे उठाती हैं और कितने बजे तक अलीगढ़? 2:30 बजे उठाई थी। 2:30 बजे उठाई थी। यहाँ कितने बजे आ गई थी? जहाँ आए हैं हम 12 बजे। 12 बजे से लाइन में लगी थी। जल चढ़ा लिया आपने? पब्लिक किस तरह है यहाँ पे? भीड़ की क्या? भीड़ बहुत, अब चल पड़ रहा है, सब तलवार हो रहे। गाजियाबाद से भी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। काशगंज चंदौली में भी जो भोले के भक्त हैं वो मंदिरों में पहुंचकर जलाभिषेक करने के लिए रात से ही लंबी कतारों में खड़े हैं। और आज सुबह से ही भगवान शिव के जलाभिषेक की जो पूजन और जलाभिषेक की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। और भक्त एक के बाद एक जो भक्त हैं वो भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? दिनेश। अच्छा ये बताइए, कितने सालों से कांवड़ ला रहे हैं? 4 साल से। 4 साल। कहाँ से उठाते हैं, कहाँ से लाते हैं, क्या करते हैं? रामघाट से उठाते हैं, रामघाट से। कितना समय लगता है? बहुत मजा आ रहा है कांवड़ लाते हैं। 10-12 घंटे लग जाते हैं। 10-12 घंटे। भैया कितनी देर से आप लोग यहाँ पहुँचे थे? यहाँ पर भैया यहाँ पर आए थे 8 बजे। तब से लाइन में लगे हुए हैं। भैया भैया तो ले लिया। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से वापस आएंगे महाशिवरात्रि के पावन पर्व को लेकर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और हम रुक करेंगे दिल्ली का, जहां पर नेशनल क्रिकेटर्स को आज अवार्ड देंगे पीएम मोदी। सुबह 10:23 पर नेशनल क्रिकेटर्स को अवार्ड देंगे। भारत मंडपम में रचनाकार प्रदान करेंगे पुरस्कार। सुबह 10:30 पर नेशनल क्रिकेटर्स अवार्ड्स देंगे पीएम। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, नेशनल क्रिकेटर्स को आज अवार्ड सौंपेंगे पीएम। सुबह 10:30 पर नेशनल क्रिकेटर्स को अवार्ड देंगे। भारत मंडपम में रचनाकार प्रदान करेंगे पुरस्कार। नेशनल क्रिकेटर्स को आज अवार्ड देंगे पीएम मोदी। सुबह 10:23 पर नेशनल क्रिकेटर्स को अवार्ड मिलेगा। भारत मंडपम में रचनाकार प्रदान करेंगे पुरस्कार। 10:30 पर नेशनल क्रिकेटर्स को अवार्ड सेरेमनी रखी जा रही है दिल्ली में। भारत मंडपम में ये सेरेमनी की जाएगी। नेशनल क्रिकेटर्स को आज सम्मानित किया जाएगा। सुबह 10:30 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित करेंगे। भारत मंडपम में रचनाकार प्रदान करेंगे पुरस्कार। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रवेश शर्मा दिल्ली से। प्रवेश, आज नेशनल क्रिकेटर्स को आज सम्मानित किया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे सम्मानित, क्या कुछ जानकारी है?
बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि आज प्रधानमंत्री मोदी पहली बार नेशनल क्रिएटर्स जो जिन्होंने कुछ नया करने की कोशिश की है या बात करें कुछ ऐसा अलग करने की कोशिश की है उसको लेकर पहली बार जो है लगभग 23 नाम सामने आए जिनको आज जो है प्रधानमंत्री मोदी लगभग 10:30 बजे भारत मंडपम दिल्ली में जो है सम्मान देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इन नॉमिनेशन के लिए 20 कैटेगरी रखी गई थी और जिसमें लगभग 1.5 लाख से ज्यादा नाम सामने आए थे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि विशेष रूप से जो कैटेगरी रखी गई थी वो अलग अलग कैटेगरी थी जिसमें देश के लिए जो कृषि क्षेत्र में जो है ज्यादा कार्य किया हो उसने, या देश की उन्नति में जिसने भागीदारी निभाई हो, या अलग अलग ऐसे सम्मान को लेकर जो है क्रिएटर्स जो जिन्होंने देश के लिए कुछ अलग करने की कोशिश की है उनको प्रधानमंत्री मोदी आज सम्मानित करते हुए नजर आएंगे। जी, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं प्रवेश इस कार्यक्रम को लेकर के? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि कार्यक्रम की तैयारियां कल से ही पूरी कर ली गई थी। बात सुरक्षा की करें या इंतजाम की करें तो वो कल ही पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें लगभग 3 जो नॉमिनेशन ऐसे नाम आए हैं जिनमें जो विदेशी हैं, जो विदेश के बताए जा रहे हैं, जिनको भी आज सम्मानित किया जाएगा। और उससे भी बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो 1.5 लाख नॉमिनेशन आए थे उनमें लगभग 10 लाख से ज्यादा वोटिंग की गई थी। इस वोटिंग के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी जो है ये सम्मान देने जा रहे हैं और तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 10:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, पहुंचेंगे, उसके बाद छोटा सा संबोधन करेंगे और फिर इस कार्यक्रम में जो है अवार्ड या सम्मान देते हुए नजर आएंगे। जी, आज दिल्ली में नेशनल क्रिएटर्स को पीएम मोदी सम्मानित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रवेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। सुबह 10:30 पर नेशनल क्रिएटर्स को अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। भारत मंडपम में रचनाकार प्रदान करेंगे पुरस्कार। सुबह 10:30 पर नेशनल क्रिएटर्स को सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल क्रिएटर्स को आज अवार्ड देंगे। भारत मंडपम में रचनाकार प्रदान करेंगे पुरस्कार। भारत मंडपम में 10:30 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल क्रिएटर्स को सम्मानित करेंगे। दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का आज लोकार्पण किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकार्पण करेंगे। दोपहर 1:30 पर पूसा नई दिल्ली में कार्यक्रम होगा। सहकारी डेटाबेस का आज लोकार्पण किया जाएगा। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का आज लोकार्पण होगा। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जानकारी के लिए प्रवेश शर्मा दिल्ली से। प्रवेश, आज राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का लोकार्पण होगा और केंद्रीय गृह मंत्री इसका लोकार्पण करेंगे, क्या कुछ जानकारी है? देखिए मैं आपको बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह सहकारिता विभाग के भी मंत्री हैं। वो आज एक नेशनल सहकारिता जो एक डाटा जो कलेक्ट किया गया था उसका लोकार्पण करेंगे। विशेष रूप से मैं बता दूं कि 2023 में जो डाटा कलेक्ट किया गया था उसको लेकर एक पुस्तक का विमोचन भी करेंगे। उसमें सीधे तौर पर मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी का जो विजन है 2037 उसको लेकर जो एक डाटा तैयार किया गया है, जिसमें विशेष रूप से देखा गया है कि कौन कौन से दूर दराज इलाके हैं या क्षेत्र हैं जिनमें कौन कौन सी ऐसे बिंदु हैं जिनको लेकर मुख्यतः कार्य करने की आवश्यकता है या कार्य किया जाना है, जिसको लेकर एक डाटा तैयार किया गया। वो डाटा मुख्य रूप से बड़े काम का बताया जा रहा है। उसका लोकार्पण आज खुद गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और ये सारा कार्यक्रम दिल्ली के पूसा स्थित एक पंडाल में होगा। जी, क्या कुछ तैयारियां चल रही है प्रवेश इस कार्यक्रम को लेकर के?
देखिए, चूंकि गृह मंत्री अमित शाह ने वहां पर पहुंचना है, बात सुरक्षा की करें तो वो पहले से ही दिल्ली पुलिस ने चौकसी कर दी है। उसके अलावा जो ये डाटा है, डाटा को लेकर जो गृह मंत्री अमित शाह का कुछ संबोधन होना है। इसके अलावा वहां पर मैं आपको विशेष रूप से बता दूं कि कई केंद्रीय मंत्री पहुंचेंगे, सांसद पहुंचेंगे, विधायक पहुंचेंगे। इसके अलावा जो मंत्रालय के विभाग के सचिव हैं वो भी पहुंचेंगे, ताकि जो ये डाटा जो सामने आएगा, जिसको लेकर विमोचन हो जाएगा, उसके बाद उस पर चर्चा करते हुए भी नजर आएंगे। प्रवेश, जो राष्ट्रीय सहकारी विभाग का डेटा है वो किन किन विभागों से कलेक्ट किया जाता है, क्या कुछ जानकारी है आपको? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि कई अलग अलग क्षेत्रों से कलेक्ट किया जाता है, जिसमें कृषि भी होती है, जिसमें निर्माण जो गतिविधियां होती है उसमें भी सम्मिलित किया जाता है। इसके अलावा कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें भारत को जो है उन्नति होनी है, उसको लेकर कुछ बिंदु होते हैं जिसका डाटा कलेक्ट किया जाता है कि अगर उसको इस प्रकार से किया जाएगा तो कहीं ना कहीं उसकी दिशा या उसकी जो दिशा निर्देश है उसमें बदलाव आएगा। उसको लेकर अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा की जाती है। उसके बाद ये डाटा कलेक्ट किया जाता है, और डाटा जो होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। किसी भी देश के लिए सहकारिता का जो डाटा होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके बाद उस पर सीधे तौर पर मैं कहूँ, जब ये बिंदु सामने आ जाएंगे, ये पॉइंट सामने आ जाएंगे, फिर उस पर चर्चा करने के बाद इनको अमल भी किया जाता है। कुल मिलाकर चाहे कृषि का क्षेत्र हो या वैज्ञानिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्रों से इस सहकारिता विभाग का जो डेटा है उसमें कलेक्शन होता है, उसके बाद इसका विमोचन किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आपको बता दें कि आज दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का लोकार्पण किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकार्पण करेंगे। अगली खबर दिल्ली से है, जहां पर मुफ्त व सब्सिडी वाली बिजली पर संशय खत्म हो गया है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। और इसी बीच हमीरपुर से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि हमीरपुर से खबर सामने आ रही है, एक सप्ताह बाद पिता ने फिर फांसी लगाकर जान दी है। आरोपी ठेकेदार की पत्नी और बेटी को हिरासत में लिया गया। आरोपी महिलाओं ने पिता पर समझौते का दबाव बनाया था। एक सप्ताह बाद पिता ने भी फांसी लगाकर दी थी जान। आरोपी ठेकेदार की पत्नी और बेटी को हिरासत में पुलिस ने लिया। आरोपी महिलाओं ने पिता पर समझौते का दबाव बनाया था। कल एसपी ने सिसौलर थाना प्रभारी के साथ महिलाओं की गिरफ्तारी की है। घाटमपुर में दुष्कर्म पीड़िताओं की आत्महत्या का मामला बताया जा रहा है। एक सप्ताह बाद पिता ने भी फांसी लगाकर दी थी जान। आरोपी ठेकेदार की पत्नी और बेटी ने पिता पर दबाव बनाया था समझौते का। आरोपी महिलाओं ने पिता पर समझौते का दबाव बनाया, जिसके बाद पिता ने आत्महत्या की। कल एसपी ने सिसौलर थाना प्रभारी पर की थी कार्रवाई, जिसके बाद महिलाओं की गिरफ्तारी की गई। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिद्धार्थ द्विवेदी। सिद्धार्थ, रेप पीड़िताओं के पिता ने भी आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद अब थाना प्रभारी पर कार्रवाई करते हुए और दोनों महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये मामला जो था घाटमपुर के बरौली ग्राम का था, जहां पर भट्टे ने दो काम कर रहे मासूमों के साथ बलात्कार हुआ था। उनसे फांसी लगा ली थी। उसके एक हफ्ते बाद जब दबंग ठेकेदार की पत्नी और उसकी बच्ची के द्वारा पीड़ित परिवार के ऊपर दबाव बनाया जाने लगा केस वापस लेने के लिए, तो पीड़ित बच्चियों के पिता ने भी आत्महत्या कर ली थी, जिस पर कल दिनांक 7 मार्च को एसपी दीक्षा शर्मा ने कड़ी कार्रवाई करते हुए सिसौलर थाना प्रभारी को उसके पद से हटा दिया। मयंक चंदेल जी को प्रभारी बनाया गया और जो ठेकेदार की पत्नी पीड़ित परिवार के ऊपर दबाव बना रही थी केस वापस लेने के लिए, उसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया और आज उसकी गिरफ्तारी कर ली गई। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए सिद्धार्थ।
हमीरपुर में बच्चों के दुष्कर्म के मामले में 2 महिलाओं की भी गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें कि ठेकेदार की पत्नी और बेटी पिता पर दबाव बना रही थी, जिसके बाद में पिता ने आत्महत्या कर ली थी। हमीरपुर के घाटमपुर में दुष्कर्म पीड़िताओं की आत्महत्या का मामला। 1 सप्ताह बाद पिता ने भी फांसी लगाकर जान दी थी। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं देश की बात में। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और रुक करेंगे दिल्ली का, जहां पर दिल्ली में मुफ्त हुआ सब्सिडी वाली बिजली पर संशय खत्म हो गया है। दिल्ली में 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली जारी रहेगी। इसके साथ ही पहले की तरह 400 यूनिट तक वालों का आधा बिल जमा किया जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में वीरवार को कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि अंदर मुफ्त बिजली योजना को 31 मार्च 2025 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इससे दिल्ली के लाखों घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली सरकार के अनुसार 200 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले करीब 22 लाख परिवारों को बिल जीरो आता रहेगा, जिसमें केजरीवाल ने कहा कि कई लोगों के मन में संशय था कि अगले वित्त वर्ष में सब्सिडी मिलेगी या नहीं। उन्होंने भाजपा का नाम लिए बगैर कहा कि इन लोगों ने तो इसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन आपके बेटे ने ये काम फिर से कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के किसानों, वकीलों और 1984 के सिख दंगा पीड़ितों को भी बिजली सब्सिडी मिलती रहेगी। में 24 घंटे बिजली देना और फ्री बिजली देना अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का ना सिर्फ वादा है, बल्कि एक ऐसा वादा है जो लगातार 9 साल से हम पूरा करते आ रहे हैं। दिल्ली एक लौता राज्य है जहां 24 घंटे बिजली आती है और उसके बावजूद 22 लाख परिवारों का बिजली का बिल जीरो आता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जिसको हमारे विरोधी रोकने की कोशिश नहीं करते। साल दर साल, हर साल जब भी अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली वालों के लिए कोई काम करने की कोशिश करते हैं, उनके हित में कोई फैसला लेने की कोशिश करते हैं, तो हमारे विरोधी हर संभव प्रयास कर देते हैं उस काम को रोकने का। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुलदीप भरत। कुलदीप, दिल्ली में जो सब्सिडी को लेकर संशय था वो खत्म हो चुका है। सीएम केजरीवाल की सरकार ने एक बार फिर से 200 यूनिट तक जो बिजली मुफ्त में दी जा रही थी उसका फिर से फैसला बढ़ा दिया है। 2025 तक फ्री में दी जाएगी। क्या कुछ जानकारी है? देखिए, दिल्ली के अंदर जो बिजली सब्सिडी दी जानी थी उसका जो संशय लोगों के बीच बना हुआ था कि इस वित्त वर्ष में अब बिजली सब्सिडी चालू रहेगी या नहीं रहेगी, इसको लेकर कल केजरीवाल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें बिजली सब्सिडी को 31 मार्च 2025 तक बढ़ाने का प्रस्ताव को मोहर लगा दी गई थी, जिसके बाद 200 यूनिट तक बिजली का बिल अब जीरो आएगा और वहीं 400 यूनिट तक बिल वालों का बिल आधा आएगा। इसके साथ कि जो दिल्ली के लाखों लोगों में संशय बना हुआ था क्योंकि इस पर सब्सिडी मिलेगी या नहीं, लेकिन जिसका 22 लाख जो उपभोक्ता है उनको बिजली का बिल जीरो आएगा। वहीं जो किसान है 1984 के जो सिख दंगा पीड़ित है उनको जो सब्सिडी है उनको भी सब्सिडी मिलती रहेगी। और उन्होंने ये साथ ही भाजपा के जो नाम लिए बगैर उन्होंने सीधा विपक्ष पर हमला बोला था कि जिस बार बार हमारी जो कई तरह की योजनाएं होती है जिससे दिल्ली वालों को फायदा पहुंचे, दिल्ली के हित में जितने भी काम किए जाते हैं उसको सरकार द्वारा रोके जाते हैं, लेकिन आपका बेटा जहां भी इसके लिए कहीं भी हाथ जोड़ना पड़े, जितने प्रयास करने पड़े, मैं करता रहूंगा और आपको जितनी सुविधाएं दिल्ली वालों को मिलती रहेगी। फिलहाल ये बिजली की सब्सिडी है जो अगले वित्त वर्ष तक चालू रहेगी। जी दिल्ली में आज जो है अरविंद केजरीवाल की सरकार में एक फैसला लिया गया है जिसमें दिल्ली में बिजली मुफ्त की जो सब्सिडी थी वो बरकरार रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस की तैयारी, सूची होगी जारी। तो आज कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। राहुल गांधी समेत लगभग 40 प्रत्याशियों के नाम तय है। वायनाड सीट के अमेठी से भी लड़ सकते हैं राहुल गांधी। आपको बता दें कि वायनाड सीट के साथ अमेठी से भी लड़ सकते हैं राहुल गांधी। रायबरेली में प्रियंका को मैदान में उतार सकती है कांग्रेस। कांग्रेस आज जारी कर सकती है प्रत्याशियों की सूची। लोकसभा चुनाव को लेकर जो प्रत्याशी तय किए गए हैं उनकी सूची जारी कर सकती है कांग्रेस। राहुल गांधी वायनाड समेत अमेठी से लड़ सकते हैं चुनाव। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुलदीप, आज कांग्रेस की तरफ से सूची जारी हो सकती है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। ऐसे में तमाम दलों ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। वहीं कांग्रेस भी इस तैयारी में जुट गई है और कल गुरुवार को अंदर जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक संपन्न हुई थी, जिसके अंदर लोकसभा प्रत्याशियों की नाम पर चर्चा की थी। चर्चा करने के बाद 10 राज्यों की 7 लोकसभा सीटों के बाद उम्मीदवारों की सूची आज शुक्रवार तक जारी की जा सकती है, जिसके अंदर वही बात जो छत्तीसगढ़ के जो वायनाड सीट से दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर को दोबारा चुनाव लड़ाया जा सकता है। साथ ही दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली की जब 7 सीटें हैं जिसमें गठबंधन आम आदमी पार्टी से किया गया था, वही 4 सीटें आम आदमी पार्टी को दी गई थी और 3 सीटें दिल्ली वालों को दी गई थी। लेकिन दिल्ली की जो तमाम सीटें उस पर 1 से ज्यादा उम्मीदवार होने के कारण अभी जो समिति है उस पर नाम तय नहीं कर पा रही है, जिसका फैसला कांग्रेस अध्यक्ष को लेना पड़ेगा। जिसके बाद इन तीनों सीटों पर जल्दी पार्टी के नामों का, लोकसभा उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल आज शुक्रवार को ये जो नाम है 7 नामों की अब सूची जारी की जा सकती है। जी कुलदीप, रायबरेली सीट को लेकर जो संशय बना हुआ था कि सोनिया गांधी के बाद अब कौन लड़ेगा, तो उस पर भी तस्वीरें साफ होती दिखाई दे रही है। प्रियंका गांधी के नामों की चर्चा है। जी देखिए, स्मृति ईरानी के स्मृति ईरानी जब उनको सोनिया गांधी को जब रायबरेली में चुनाव लड़ने के लिए उनको चैलेंज किया था, जिसके बाद उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी जी 2 सीटों से चुनाव लड़ते हैं, वायनाड से और अमेठी से भाग गए, जिसके बाद इस चुनौती को स्वीकार करते हुए प्रियंका गांधी ने रायबरेली से जो लोकसभा उम्मीदवार की चुनौती स्वीकार करी है। और इस बार कांग्रेस की तरफ से रायबरेली जो सीट है और बहुत महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है, क्योंकि शुरू से इस सीट के ऊपर कांग्रेस का कब्जा है। लेकिन अब इस दावे को अब जो है प्रियंका गांधी आगे बढ़ाएगी और उन्होंने कहा है कि इस बार बीजेपी को हराकर वो रायबरेली से दोबारा इस जीत को हासिल करेंगी। जी कुल मिलाकर रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी ने लोकसभा चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुलदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि आज कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। आपको बता दें कि राहुल गांधी समेत प्रियंका गांधी के नामों का फैसला किया जा चुका है। वायनाड सीट के साथ राहुल गांधी अमेठी से भी चुनाव लड़ सकते हैं, तो वहीं रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। फिलहाल देश की बात में इतना ही। आगे की बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए के न्यूज।